नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो कल 12वीं कक्षा की हिंदी की वार्षिक परीक्षा है 26 मार्च 2025। तो उसके लिए हम बहुविकल्पी प्रश्नों की एमसीक्यूज की एक फटाफट से रिवीजन करते हैं आरोह भाग 2 की। ये क्लास एस्टेट 2025 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा व मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, उनकी ये रचना है, निबंध है उनके। आगे है उनका जन्म, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं। तो उनका जन्म 1891 में हुआ। ठीक है, आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ मूलतः बाबा साहेब के एक विख्यात भाषण का हिस्सा है। तो उस भाषण का नाम पूछा है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अच्छे से याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस वर्ष लिखा गया? तो 1936 में। याद रखना है, साथ के साथ उत्तर दिए गए हैं ताकि फटाफट से आपकी रिवीजन हो जाए। तो आप सुनते रहें। जो पढ़ने में आलस भी करता है उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किस नाम से हुआ है? तो जाति भेद का उच्छेद। ठीक है, किस नाम से हुआ है? जाति भेद का उच्छेद। नेक्स्ट है आर्य समाज की विशेषता है, क्या है? आदर्श समाज की विशेषता क्या बताया गया है? तो क्या है? गतिशीलता। आदर्श समाज की विशेषता क्या होती है? गतिशीलता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय निम्नलिखित में से किसके द्वारा हिंदी में अनुदित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आगे है भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई? तो 1956 में हुई है। निम्नलिखित में से किसे यदि श्रम विभाजन का आधार मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है? तो क्या है? नहीं है। जाति प्रथा को अगर हम श्रम विभाजन का आधार मान लें तो ये स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, आगे है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन। जाति प्रथा, क्योंकि जाति के आधार पर उनके काम बांट दिए जाते हैं, जैसे जो नाई है, जो बढ़ई है, ठीक है, और उनके जो काम है जो कुम्हार है, इस तरीके से उनके काम मतलब जाति के आधार पर काम बांटे गए थे। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, और वो जाति के साथ साथ श्रमिक का विभाजन भी कर देता है। आगे है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति देती है जो उसका पैतृक पेशा हो। मतलब एक बच्चा है, उसका पिता, उसका परिवार जो काम करता है, तो उसका मतलब विभाजन कर देते हैं कि जन्म से निर्धारित कर दिया जाता है कि हाँ तेरा ये काम है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे है स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? तो एक आदर्श समाज, जिसमें क्या क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, भ्रातृता होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है? या आधुनिक युग में विडंबना की क्या बात है? तो जातिवाद। क्या है? जातिवाद। आगे है लेखक का साथ के साथ आंसर है, मैं बोल रही हूँ, आपने अच्छे से देखते रहना है। लेखक का आदर्श समाज आधारित नहीं है। किस पर आधारित नहीं है? जो लेखक कह रहा है, भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि मेरा आदर्श समाज कैसा होगा, ठीक है, उसमें जाति प्रथा नहीं होगी। नेक्स्ट है जाति प्रथा का पोषण करने वाले निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शीघ्रता से नहीं देना चाहेंगे? तो क्या है इसका आंसर? मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता। अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेखक के अनुसार दासता का अर्थ है, तो कानूनी प्राधीनता तो है ही है, साथ में क्या है? समाज के कुछ व्यक्तियों का दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना। मतलब कि जिस काम में किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको उसी के लिए वादित करना, तो वो भी क्या है? दासता है। कानूनी प्राधीनता के साथ साथ समाज के कुछ व्यक्तियों का दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करना भी क्या है? एक दासता ही है। तो इसमें ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समता शब्द, या लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? तो समता को कहा है। लेखक के अनुसार मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? तो 3 पॉइंट्स आए थे, 3 बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को लेखक ने क्या कहा है? तो लोकतंत्र कहा है। सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को लेखक ने लोकतंत्र कहा है। तो यार ये पूछा जा सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, या परिभाषा देकर लोकतंत्र की परिभाषा बाबा साहब ने क्या दी है, या इस परिभाषा को देकर पूछा जा सकता है कि इसे क्या कहा जा सकता है? तो लोकतंत्र। ठीक है, जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? श्रम विभाजन का, कि श्रम का जो विभाजन है जाति के अनुसार नहीं होना चाहिए। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? गतिशीलता। नेक्स्ट है, मानवता के दृष्टिकोण से भी समाज को कितने वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता? किसी में भी नहीं। मानवता, क्योंकि किसी भी आदमी की किसी काम करने में मतलब रुचि हो सकती है जिसमें वो अच्छा कर सकता है, तो इस तरीके से मानवता के दृष्टिकोण से समाज को वर्गों श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता? व्यक्तिगत। जब मतलब उनका पहले से श्रम विभाजन कर दिया जाता है तो उसकी जो व्यक्तिगत रुचि होती है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में क्या प्राप्त नहीं होता? कुशलता। जब मान लो हम किसी को जबरदस्ती कोई काम करने के लिए कहेंगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, उसकी रुचि नहीं बनेगी, तो वो कुशलता से वो काम कैसे कर पाएगा? ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से किसके कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता? मनुष्य के अपने प्रयत्न, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मनुष्य अपने प्रयत्नों से बहुत अच्छा भी कर लेते हैं। लेखक के अनुसार किस पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है? आर्थिक पहलू से, क्योंकि जिस काम में हमें इंटरेस्ट नहीं होगा, हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा हम कैसे अर्न कर पाएंगे? तो इस तरीके से भी ये गलत है। ठीक है, आगे है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? निष्क्रिय। क्या बना देती है? निष्क्रिय। आगे है, आधुनिक समाज आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए। याद रखना है, कार्य कुशलता के लिए किसे इंपॉर्टेंट मानता है? सभ्य समाज श्रम विभाजन को, क्योंकि अगर हम किसी संस्था की बात करें तो वहाँ अगर हमारे कार्य विभाजित होंगे कि हाँ इसकी ये ड्यूटी है, इसकी ये ड्यूटी है, तो वो भी काम बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन उसे जाति के आधार पर मानना वो गलत है। पेशा परिवर्तन करने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख कारण बनती है? बेरोजगारी का। जिस काम में हमें मतलब करने में रुचि नहीं है, हम अच्छे से नहीं करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, अंबेडकर ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किससे की है? तो भाईचारे से की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक युग में विडंबना क्या है? जातिवाद है। इस युग में जातिवाद क्या है? विडंबना है। ठीक है, साथ में आंसर दिए हुए हैं, अगर मैं टिक ना भी लगाऊं तो आपने देख लेना है। आगे है, अरुचि और विवशता के साथ व्यक्ति कैसा कार्य कर सकता है? तो कैसा कार्य करेगा? टालू, मतलब काम चलाऊ। आगे है, मनुष्य की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो जाति प्रथा पर निर्भर नहीं करती है। कौन सी क्रांति के समय से ही समता शब्द विवाद का विषय बना है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसीसी क्रांति, एकदम से ध्यान में नहीं आता कि फ्रांसीसी है, रूसी है, चीनी है, तो याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति के समय से समता शब्द विवाद का विषय बना हुआ है। लेखक ने समता को किस जगत की वस्तु बताया है? तो काल्पनिक जगत की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ का हिंदी रूपांतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 11वीं के पेपर में अनुवादक का नाम पूछे गए थे काफ़ी। तो ललई सिंह यादव है, याद रखना है। लेखक के अनुसार राजनीति के व्यवहार की एकमात्र कसौटी क्या है? तो समता है। अंबेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया है? तो दूध पानी। ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे ये कथन अभिकथन वाला प्रश्न बनते हैं और 2 प्रश्न इस तरीके के आएंगे। तो पहला प्रश्न है, जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है? तो बिल्कुल हानिकारक है। जाति प्रथा के कारण बहुत से लोग निर्धारित कार्य को
अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर आ जाएगा कथन ए सही है और कारण उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर कॉलम ए, और मतलब इसको मैच करना है। 3 बातों पर निर्भर है, तो 3 बातों पर क्या निर्भर है? मनुष्य की क्षमता, हमने पढ़ा है। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज आधारित है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि उसका जो आदर्श समाज है, कल्पना का आदर्श समाज है, उसमें क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए और भ्रातृता होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण, तो क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। काल्पनिक जगत की वस्तु क्या है? क्या है काल्पनिक जगत की वस्तु? समता। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से आपने इसको मिला लेना है। आगे है शिरीष के फूल, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, और इनका जन्म हुआ 1907 में। इसके अलावा आपके सिलेबस में महादेवी वर्मा का, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का, इनका भी जन्म कब होता है? 1907 में। शिरीष के फूल पाठ के रचयिता पता चल गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जन्म हुआ 1907 में। फिर शिरीष के फूल निबंध द्विवेदी के किस निबंध संग्रह, तो बहुत अच्छे से याद रखना है, कल्पलता। ठीक है, शिरीष के फूल पाठ की विधा क्या है? तो एक निबंध है। ठीक है, एक ललित निबंध, ऑप्शन में ललित निबंध भी आ जाए तो भी ललित निबंध आपने मतलब टिक करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ? तो 1979 में हुआ। ठीक है, आगे है दिन 10 फूला, इस पाठ से एक आधा प्रश्न जरूर आएगा। दिन 10 फूला फूल के खखंड भया पलाश, किसका कथन है? तो ये कबीर ने कहा था। किसे 15 दिन के लिए लहकना उठना पसंद नहीं है? तो कबीर को, क्योंकि ऊपरली जो उक्ति है उन्होंने कही है, तो उन्हें 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है? तो शिरीष। ठीक है, लेखक के अनुसार कवि बनने के लिए क्या बनना पड़ता है? तो फक्कड़ बनना पड़ता है। शिरीष की समानता को उपमान है, क्या है? अवधूत। ठीक है, नेक्स्ट है किस ग्रंथ में बताया गया है कि वाटिका के छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाना चाहिए? कामसूत्र। ये ना अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना है, अपने ग्रंथ का नाम याद रखना है कि कामसूत्र में ये चीज बोली गई है। पुराने कवि किस पेड़ में दोलाओं को लगा देना चाहते थे? तो बबूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिरीष के फूलों की तुलना लेखक ने किससे की है? हठ धर्मी नेताओं से। द्विवेदी जी ने जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य किसे कहा है? तो जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु सत्य है, तो ये कहा है। ठीक है, जो फरा सो झरा, जो वरा सो बुताना, यह उक्ति किसकी है? तो ये हो जाएगी तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है न उधो का लेना न माधो का देना, किसके विषय में कहा गया है? तो शिरीष के विषय में। मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? कालिदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां। हाँ, उसके बाद है किनके मुंह से संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं? तो अवधूतों के। कवि, एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास। तो यह किसने गर्वपूर्वक कहा है? तो विजिका देवी, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कर्नाट राज की प्रिया का नाम क्या था? विजिका देवी। शिरीष को कैसा कहा गया है? कालजयी। फटाफट से मैं आंसर बोल रही हूँ, ठीक है, और साथ में दिए हुए हैं, जिसने देखना भी हो तो बस आपकी एक क्विक रिवीजन है ये। वेदों के रचनाकार हैं ब्रह्मा। इसके अलावा जो बच्चा काव्य भाग के एमसीक्यू की मतलब रिवीजन चाहता है तो कमेंट कर देना, नहीं तो हम छोड़ देंगे, नहीं सुबह आपको वो भी क्लास मिल जाएगी। महाभारत के रचनाकार हैं व्यास। महाभारत के रचनाकार व्यास हो जाएंगे। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? बड़े और छायादार होते हैं। ठीक है, कहाँ के रईस मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करते थे? तो भारत के। राजा दुष्यंत की प्रेयसी का नाम शकुंतला। ठीक है, राजा दुष्यंत शकुंतला के चित्र में क्या लगाना भूल गए थे? शिरीष के फूल, शुभ मृणाल हार, ये दोनों आ जाएगा, शिरीष के फूल और शुभ मृणाल हार। कालिदास सुख दुख में अपना भावरस किसकी भांति खींच लेते हैं? तो शिरीष
अनासक्त कृपिवल की भांति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। अनासक्त कृपिवल की भांति। शिरीष की डाल कैसी होती है? डाल कमजोर होती है, ठीक है। और शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया? तो कोमल माना गया। डाल कमजोर, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है। लेखक ने किस आधुनिक कवि को अनासक्त माना है? अगर हिंदी कवि की बात आए तो पंत जी हो जाएंगे, और बांग्ला कवि की बात आ जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। लेखक ने किस आधुनिक बंगला कवि को अनासक्त माना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। निबंध में निम्नलिखित में से किसकी तुलना शिरीष से नहीं की गई है? तो कालिदास की गई है, महात्मा गांधी की भी की गई है, कबीरदास की भी की गई है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की नहीं की गई। नेक्स्ट है, राजा दुष्यंत कैसे थे? अच्छे भले प्रेमी थे, ठीक है। आगे है, शिरीष के फल कैसे होते हैं? फल बहुत मजबूत होते हैं, और संस्कृत साहित्य में फूलों को क्या कोमल माना गया है। पुराने फलों को अपने स्थान से हटते न देखकर लेखक को किसकी याद आती है? नेताओं की। कामसूत्र ग्रंथ के रचनाकार वात्स्यायन, ठीक है। कर्नाट का अर्थ प्राचीन कर्नाटक राज्य। कृपिबाल, पीछे शब्द आया था ना कृपिबाल, तो उसका अर्थ होता है किसान। नेक्स्ट है, इक्षुदंड गन्ने को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ में महाकाल देवता द्वारा क्या सपा सप चलाने की बात कही गई है? कोड़े, ठीक है। नेक्स्ट है, शकुंतला के कानों में किसके कुंडल थे? तो शिरीष पुष्प के। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? फक्कड़, पहले भी आ चुका है। किस ग्रंथ में लिखा है कि वृक्ष वाटिका की चहार दीवारी के पास शिरीष का भी वृक्ष लगाया जाना चाहिए? तो बृहत संहिता। आगे है, तुंदिल शब्द का क्या अर्थ है? मोटे पेट वाला। किसने लेखक को बताया कि शिरीष उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से रस खींचता है? वनस्पति शास्त्री ने। शिरीष की बड़ी विशेषता क्या है? मस्ती है। शिरीष की समता का उपमान है अवधूत, ठीक है। नेक्स्ट है, शिरीष भयंकर लू के समय भी कोमल तंदू जाल और सुकुमार केसर उगा सकता है। शिरीष उस श्रेणी का वृक्ष है जो वायुमंडल से अपना रस खींच लेता है। तो कथन ए सही है, और कारण उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे है, शिरीष के फूल पाठ के आधार पर असत्य कथन को चुनिए। तो कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। कालिदास शकुंतला के चित्र में शिरीष के पुष्प उसके कानों में लगाना भूल गए थे। कालिदास एक विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कालिदास महान थे, और क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कालिदास शकुंतला के चित्र में शिरीष के पुष्प उसके कानों में लगाना भूल गए थे। अब एक कॉलम को दूसरे से मिलाना है। तो जगत के अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य के कौन कौन से हैं? जरा और मृत्यु हम पढ़ चुके हैं। दुरंत, प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि, तो ये किससे इसका मैच होगा? निरंतर संघर्ष। अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय किसने पाया है? कालिदास ने। शिरीष के समान मस्त और बेप्रवाह पर सरस और मादक कौन है? कौन हो जाएंगे? कबीरदास जी, ठीक है। आगे है, ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, ठीक है। व्यास ने महाभारत की, वाल्मीकि ने रामायण की, और कालिदास ने मेघदूत की। जो फरा सो झरा, जो वरा सो बुताना, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तुलसीदास जी ने। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। ये विजिका देवी ने कहा है। दिन 10 फूला, फूल के खंड वया पलाश, तो कबीरदास ने कहा है। अगला हमारा लेसन आ गया पहलवान की ढोलक। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका जन्म होता है 1921 में। दंगल का स्थान किसने ले लिया था? अब घोड़ों की रेस ने। पहले दंगल हुआ करते थे, मतलब जब लुट्टन पहलवान था, तो उसके बाद उसका स्थान किसने ले लिया? घोड़ों की रेस ने। पहलवान की ढोलक पाठ की विदा होगी कहानी है एक। फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु 1977 में हुई। कहानी के अनुसार निम्नलिखित में से किस जानवर में परिस्थिति को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है? तो कुत्ते में। एक बार लुट्टन पहलवान दंगल देखने के लिए किस मेले में गया? श्यामनगर के मेले में। चांद सिंह की हार से
कौन सबसे अधिक दुखी थे? तो पंजाबी, पंजाबी, क्योंकि उसका जो गुरु था वो बादल सिंह पंजाब से था। ठीक है। लुट्टन पहलवान ने दंगल में किस पहलवान को चुनौती दी? चांद सिंह को। माता पिता की मृत्यु के बाद लुट्टन पहलवान का पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। लुट्टन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार थी? क्योंकि लोगों से बदला लेना चाहता था। उसके जो लोग हैं उसकी सास को परेशान करते थे इसलिए। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यह कथन किसका है? तो राजा साहब का है। चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ा? बाज की तरह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा था। कहानी के अनुसार पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला? तो सर्दी के मौसम में। राजमत बहुमत किस पहलवान के पक्ष में था? पंजाबी जमायत किस पहलवान के पक्ष में थी? शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान मतलब कहाँ का था? कौन था? तो वो चांद सिंह। ठीक है, चांद सिंह के पक्ष में थे सब लोग, क्योंकि उनको लगता था कि लुट्टन उसको नहीं हरा पाएगा। चांद सिंह कहाँ से आया था? पंजाब से आया था। उसके गुरु का नाम बादल हो गया। राजा साहब ने लुट्टन को कितने रुपए का नोट दिया? 10 रुपए का। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को? काला खां को, जो आ अली कह के मतलब प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ता था। राजा साहब को किसने अपनी गोद में उठा लिया? लुट्टन पहलवान ने। लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। ठीक है। लुट्टन ने किसे हराकर लोगों का भ्रम दूर कर दिया? काला खां को। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? अभी मैंने बताया आ ली। ठीक है। लुट्टन सिंह पहलवान कितने वर्ष तक अजय रहा? 15 वर्ष तक उसे किसी ने नहीं हराया। राजा श्यामानंद ने लुट्टन को कैसी जांघिया, रेशमी जांघिया ला कर दी थी। ठीक है। गांव वालों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? 1.5 हाथ का। लुट्टन पहलवान में चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया? श्यामनगर। लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु मलेरिया और हैजे से हुई थी, क्योंकि उसी महामारी के फैलने से गांव पूरा बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है लुट्टन पहलवान और दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने क्या कर दिया था? क्या कहा था? टेरिबल। ठीक है, अच्छे से याद रखना क्या कहा था? टेरिबल। नेक्स्ट है लुट्टन सिंह और उसके बेटों को राजदरबार से हटाने का क्या कारण था? उनका दैनिक व्यय मतलब खाना पीना, उनका खर्चा। आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। में निस्तब्धता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खामोशी। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारती थी? पहलवान की ढोलक। ठीक है। लुट्टन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की थी? तो ढोलक की प्रेरणा से, क्योंकि उसका गुरु कौन था? ढोलक ही था। लुट्टन पहलवान का जो गुरु था वो ढोलक था। वो ढोलक को ही अपना गुरु मानते थे। आगे है बादल सिंह को शेर के बच्चे की टाइटल मिल गई। तो बादल सिंह को नहीं मिली थी, चांद सिंह को मिली थी। बादल सिंह ने काला खां समेत सभी पहलवानों को कुश्ती में हरा दिया। तो किसने हराया था? लुट्टन पहलवान ने। तो कारण भी गलत है, कथन ए गलत और कारण दो आर दोनों की गलत है, दोनों गलत है। ठीक है। चांद सिंह अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से पहली बार श्यामनगर मेले में आया। राज पहलवान बनने के बाद लुट्टन सिंह ने काला खां को भी पराजित कर दिया। ठीक है। लुट्टन, इनमें से हमने असत्य बताना है, दोनों तो सही हैं। लुट्टन सिंह के तीनों बेटे राजदरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके हैं। लुट्टन सिंह की इच्छा थी कि उसकी चिता सुलगाने के समय ढोलक बजाई जाए, तो बाकी सही है, लेकिन उसके बेटे कितने थे? 2। तो तीसरा ऑप्शन जो गया है वो गलत है, वो ही हमने ढूंढना था। आगे शेर का बच्चा कौन था? चांद सिंह था। चांद सिंह का गुरु बादल सिंह था। लुट्टन सिंह का गुरु कौन था? ढोलक था। और लंगोट लगाकर आ अली कहने वाला काला खां था। तो इस तरीके से इसको मैच करना है। आगे है गांव। इसको किसके साथ मैच करें? गांव में मलेरिया व हैजे की बीमारी फैली थी, मतलब गांव मलेरिया व हैजा से पीड़ित। पेचक। पेचक डरावनी आवाज, जी जान से देखना है। पेचक डरावनी आवाज, स्यार क्रंदन, ये दोनों में गड़बड़ हो सकती है। पेचक डरावनी आवाज, स्यार क्रंदन और कुत्ता परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ तक है संभावना ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। इसमें चटदा गिड़दा, इसका अर्थ क्या है? चटदा गिड़दा मतलब आजा बिड़जा। चटदा गिड़दा आजा बिड़जा, धाक दिना तिरकट तिना, इसका क्या अर्थ है? दाम काट बाहर हो जा। धाक दिना तिरकट तिना, दाम काट बाहर हो जा। चट गिड़दा,
चट गिरदा मतलब मत डरना, चटाक चटदा उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। आगे है अनावृष्टि, तो इसको अपने देखना है कि किसके साथ ना पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लगाना है हमने। तो सबसे पहले आएगा लुट्टन सिंह व उसके बेटों को राज दरबार से निकाला गया। उसके बाद अनावृष्टि हो गई, ठीक है, बारिश ना होना, अन्न की कमी हो गई, फिर मलेरिया व हैजे का प्रकोप फैल गया और मतलब पूरा गांव नष्ट हो गया। आगे है काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती। जन्म हुआ इनका 1926 में। काले मेघा पानी दे पाठ की विदा संस्मरण है, याद रखना है अच्छे से, संस्मरण है। धर्मवीर भारती अगे द्वारा संपादित किस तार सप्तक से हिंदी साहित्य में आए? तो दूसरे, अच्छे से याद रखना है। इंद्रसेना सबसे पहले किसका जयकारा लगाती थी? गंगा मैया का। धर्मवीर भारती ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? धर्मयुग का, संगम का। ये निकष शब्द मेरे को ध्यान नहीं है कि सही है कि नहीं, ठीक है, इस थोड़ा में इसमें डाउट है, आप देख लेना। लेकिन धर्मयुग संगम कुछ ऐसा शब्द मिले तो मतलब कि तीनों पत्रिकाओं का संपादन किया। इंद्रसेना के स्वर में किसकी मांग की जाती है? गुड़ और धानी। क्या मांगते थे? गुड़ धानी, ठीक है। जीजी दीपावली के अवसर पर लेखक से गोवर्धन किस वस्तु से बनवाती थी? गोबर कौड़ियों, ठीक है। हर छठ के अवसर पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों में कौन सा भुना चावल भरता था? अरवा। आगे है फल वल कुछ नहीं मिलता सब ढकोसला है, यह किसका कथन है? धर्मवीर भारती मतलब लेखक का। जेठ के बाद कौन सा महीना आता है? आषाढ़ का आता है। काले मेघा पानी दे संस्मरण लेखक की निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था, इंपॉर्टेंट है। लेखक इंद्रसेना को क्या कहता था? तो मेंढक मंडली, ठीक है। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? इंद्रसेना, ठीक है। किस मास का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर इंद्रसेना पानी मांगने निकलती है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आषाढ़ मास का। वर्षा कराने का अंतिम उपाय था इंद्रसेना। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? पंजीरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों में क्या भरता था? हर छठ पर भूजा। इंद्रसेना अपने गीत में किस रंग के बादलों से पानी मांगती थी? तो काले बादलों से ही मांगती थी। लेखक के बचपन के संस्कार कैसे थे? आर्य समाजी थे। वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता होता है माना जाता है? इंद्र माना जाता है। धर्मवीर भारती किसके खिलाफ था? अंधविश्वासों के। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? तो किसका? कुमार सुधार सभा। अंधविश्वास से क्या होता है? नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषि मुनियों को काहे को बदनाम करती है जीजी? तो ये लेखक का कथन है। भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? अंधविश्वास। आषाढ़ में कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु होती है, क्योंकि सावन का महीना, आषाढ़ के बाद सावन का महीना आता है तो मतलब बारिश होनी शुरू हो जाती है, ऋतु हम वर्षा कहते हैं। जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन में। काले मेघा पानी दे पाठ में किस द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है? विश्वास और विज्ञान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीजी ने शाम को लेखक को खाने को क्या दिया? लड्डू मठरी, ये भी याद रखना है, शाम को क्या दिया? लड्डू मठरी। धर्मवीर भारती कुमार सुधार सभा में क्या थे? उपमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट है जो चीज मनुष्य पाना चाहता उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? जीजी ने कहा था, मतलब हम इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए पानी को हम उस पर मतलब इस तरीके से मांग कर उसको अपने बच्चों पर डालना, यही था कि एक अंधविश्वास था कि हम पानी को इससे बहाएंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे और बारिश करेंगे, ठीक है। जेठ महीने का सबसे गर्म समय 10 तपा। देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला? मठरी डाली, ठीक है। लेखक पंजीरी बांट रहा था और लड्डू मठरी, ये याद रखना है। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? गंगा मैया की। इंद्रसेना में सम्मिलित लड़के क्या पहनते थे? लंगोटी, ठीक है। आगे है काले मेघा पानी दे पाठ में कुमार सुधार सभा का उपमंत्री कौन था? लेखक था। जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? तो किसके बिना? त्याग के बिना। टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती, वाक्य में प्रयुक्त समवेत शब्द का क्या अर्थ है? सामूहिक, मतलब एक साथ बोलते गंगा मैया की जय। पानी दे गुड़दानी दे को संगीत की दुनिया में क्या कहा जाता है? समूह गान, मतलब वो समूह में गाते थे।
ठीक है। फिर आगे है जीजी अक्सर महात्मा गांधी महाराज की निंदा करने लगी। जीजी का बेटा उनके आंदोलन में शहीद हो गया। तो इसमें कथन ए और कारण दोनों ही गलत हैं। ठीक है। आगे है बचपन में लेखक हर छठ पर कौड़ियों से गोवर्धन बनाता। बचपन में इसमें से हमें सत्य कथन ढूंढना है। बचपन में लेखक जन्माष्टमी के अवसर पर छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भरता था। बचपन में लेखक दिवाली पर पंजीरी बांटता था। बचपन में लेखक को कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। तो तीनों तो सही है, लेकिन छठ पूजा पर, ठीक है, यहाँ पर छठ आएगा, जन्माष्टमी नहीं आएगा, तो ये गलत है। सॉरी, तीनों ही गलत हैं ये। इसमें से हमें चुनना है सही। तो सही है, बचपन में लेखक को कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। ठीक है। बचपन में लेखक हर छठ पर कौड़ियों से गोवर्धन बनाता। यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। दिवाली पर नहीं बांटता था, ये भी गलत है। ठीक है। यहाँ पर था क्वेश्चन छठ पूजा पर लेखक रंगीन को क्या भरता था, पूजा, और जन्माष्टमी पर पंजीरी बांटता था, ये भी याद रखना। ठीक है, दिवाली पर नहीं। तो 3 कथन गलत हो गए, एक सही है जो हमने देख लिया। बचपन में लेखक को कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। आगे है जीजी का लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठियां खाई। ठीक है। ऋषि मुनि दान को सबसे ऊंचा स्थान, और लेखक आर्य समाजी संस्कार, महात्मा गांधी यथा प्रथा यथा राजा। तो इस तरीके से इसको मैच करना है। ठीक है। नेक्स्ट है बोल गंगा मैया की जय कौन बोलते थे, इंद्र सेना। दान को सबसे ऊंचा स्थान ऋषि मुनि। फल बल कुछ नहीं मिलता, लेखक ने कहा। मैंने तो गांव को मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, तो ये जीजी ने कहा था। ठीक है। आगे इसमें एक क्वेश्चन ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो बाजार दर्शन की पाठ की भाषा शैली, ये साथ में आ गया था। ठीक है। एक लेखक ने किस बाजार के अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र कहा है, इसको पढ़ लेना। साथ में बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम तो जिनेंद्र कुमार। ठीक है। उनका जन्म 1905 में हुआ था, मृत्यु शायद 1990 में हुई थी। ठीक है। मॉल में कैसा माल बेचा जाता है, तो ब्रांडेड बेचा जाता है। जिनेंद्र कुमार का मूल नाम क्या था, आनंदी लाल था। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में नहीं रहता। जिनेंद्र कुमार का मूल नाम पूछा गया तो आनंदी लाल था। ठीक है। जिनेंद्र कुमार की मृत्यु 1990 में हुई। जिनेंद्र कुमार किस कथाकार के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तो प्रेमचंद। बाजार दर्शन पाठ की विधा निबंध है। इस निबंध के लेखक ने अपने कितने जानकार लोगों के प्रसंग दिए हैं, 3। बाजार दर्शन पाठ में पैसा एक पावर है। बाजार का रूप किसके लिए होता है, ग्राहकों के लिए, कि बाजार को सजा कर रखा जाता है ताकि हम जैसे लोग उसको देखकर मतलब आकर्षित होंगे तो चीज़ें खरीदेंगे। बाजार का चौक अपने किस अस्त्र से मनुष्य को घायल कर सदा के लिए बेकार बना डालता है, असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या। तीनों याद रखने हैं। ठाठ देकर मन को बंद रखना क्या है, जड़ता है। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। बाजार दर्शन पाठ में चूर्ण बेचने वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया है। यहाँ 1 आना कितने पैसे के बराबर है, तो 4 आने के। ठीक है, 4 पैसे के, सॉरी। पाठ में चाह का क्या अर्थ बताया गया, अभाव। चाह का अर्थ अभाव। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है, आवश्यकता के समय काम आने में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया, पत्नी के साथ। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूर्ण वाले को अकिंचितकार कहा है, इसका अर्थ है अर्थहीन। मन को बलात् बंद कर डालने की कोशिश को लेखक ने हठ कहा है। ठीक है। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है, रूप का जादू। किसका, रूप का जादू। चूर्ण बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति हैं, संतोषी हैं। चूर्ण बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारा करते हैं, भगत जी। आगे है शून्य होने का अधिकार किसका है, परमात्मा का। इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं वे बाजार को कैसी शक्ति देते हैं, विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग शक्ति। चूर्ण बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई, 6 आने से। मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया, मनी बैग। इंपॉर्टेंट है।
आत्मिक बल को पाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो तृष्णा। पाठ के अनुसार किस पर बाजार का जादू नहीं चल सकता? भगत जी पर। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति का कौन सा गुण प्रमाणित है? निर्बलता। लेखक ने केवल बाजार का पोषण करने वाले, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति का कौन सा गुण प्रामाणिक होता है? निर्बलता। लेखक ने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। बाजार में रखे माल के प्रति भगत जी के मन में कौन सा भाव है? आशीर्वाद का। इस निबंध के अनुसार धन की ओर कौन झुकता है? निर्बल होता है जो। भगत जी के लिए चौक बाजार की सत्ता कब तक उपयोगी है? जब तक वे जीरा और काला नमक न ले लें, क्योंकि उनको उसी चीज़ की आवश्यकता होती है। लेखक की दृष्टि में जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? कपट को भी। लेखक ने अर्थशास्त्र को औंधा, मायावी, अनीति शास्त्र तीनों नाम दिए हैं, पाठ में दिए हुए, ध्यान रखना है। बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? आंख के माध्यम से। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को संयमी कहा जाता है। बाजार चौक में भगत जी क्या बेचते थे? चूर्ण बेचते थे। जैनेन्द्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी है? शैतान का जाल। लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? पानी। लेखक के अनुसार कैसा व्यक्ति धन की ओर झुकता है? निर्बल। आगे है, लेखक ने अर्थशास्त्र को सरासर औंधा, मायावी शास्त्र तथा अनीति शास्त्र कहा है। ठीक है, यह अर्थशास्त्र ऐसे बाजार का पोषण करता है जो मानवता के लिए विडंबना है। तो दोनों ही इसमें सही है। इसमें से हमें ढूंढना है संबंध में सही कथन ढूंढना है। वह घर की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदता है, वह फिजूल की वस्तुओं को खरीदता है, धन अधिक होने पर वह समाज में दिखावा करता है, वह सामान की खरीद करने में असमर्थ रहता है, वह बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि बाजार को सार्थकता प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में हमें सही कथन चुनना है। तो वह घर की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि मन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मन के संबंध में, मन को बंद नहीं रखा जा सकता, हमारा मन अपूर्ण है, हमें यह मन अप्रयोजनीय रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, मन खुद कुल है और अकिल का अंग नहीं है। मन खुद कुल है और अकिल का अंग नहीं, यही कथन इसके संबंध में सही है। बाजार के आकर्षण में फंसना स्वाभाविक है। ठीक है, इसमें क्या ढूंढना है? मिलान करना है। तो इसमें आ जाएगा बाजार के आकर्षण में फंसना स्वाभाविक है। कब स्वाभाविक है? जब मन खाली हो। बाजार से फिजूल सामान खरीद कर नहीं लाते हैं, मन खाली न हो। बाजार चाहकर भी आकर्षण में फंसा नहीं सकता, मन में नकार न हो। ठीक है, अगला है शैतान का जाल। बाजार पावर है, पैसा सनातन भाव से संपूर्ण है, परमात्मा अकिल का अंग है, मन। नेक्स्ट है भक्तिन पाठ। यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा, जन्म 1907, मृत्यु 1987, विदा हो गई संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और कहाँ से लिया गया है? स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। भक्तिन पाठ लेखक की किस रचना से उद्धृत है? स्मृति की रेखाएं। भक्तिन के आकार प्रकार की विशेषता, छोटा कद था, दुबला शरीर था, पतले होंठ थे। भक्तिन किससे डरती थी? कारागार से, यमराज की तरह। ठीक है, सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली थी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, लक्ष्मी या कह सकते हैं। भक्तिन नामकरण महादेवी वर्मा ने किया। लक्ष्मीन का विवाह हंडिया नामक गांव में हुआ था। कारावास से किस प्रकार डरती थी? यमलोक की तरह। ठीक है, यमलोक की तरह। आगे है, लेखिका को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? सिर घुटाना। महादेवी वर्मा अपने परिवार में किस लिए प्रख्यात है? पाक विद्या के लिए। काफ़ी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। भक्तिन का शरीर दुबला था। भक्तिन को पिता की मृत्यु का समाचार न देने के पीछे कौन थी? उसकी भी माता थी। जमींदार ने भक्तिन को दंड देने के लिए धूप में खड़ा कर दिया। यदि लेखिका में उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो वह सबसे पहले किसका उपनाम रखती? अपना। कितने वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह हुआ? 5 वर्ष की आयु में। गौना 9 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो उस समय उसके पति की जो आयु थी वो 36 वर्ष थी। भक्तिन ने किसके ऊपर अपने गहने फेंक फेंक कर अपने पिता की चिर विशोह की मर्म व्यथा व्यक्त की?
तो अपने पति पर। ठीक है, उसके बाद है भक्तिन क्या नहीं बन सकती थी, इम्पोर्टेंट है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। पति का दादा कौन सा ससुर होता है, जिया ससुर होता है। भक्तिन की 3 पुत्रियां थी। भक्तिन की सास ने कितने पुत्र को जन्म दिया, 3 पुत्र, मतलब उसकी सास के 3 पुत्र थे, भक्तिन की 3 पुत्रियां थी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एस्टेट की तैयारी भी हम करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे काव्य भाग के बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लास देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, सुबह तक मिल जाएगी। लोगों द्वारा पूछने पर भक्तिन लेखिका के साथ रहते हुए कितना समय बताती है, 50 वर्ष। भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी, मोटी मैली धोती सी। भक्तिन की जेठानियों के लालों की तुलना किससे की गई, काकभूषणी। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था, कंठीमाला। भक्तिन के प्रति उसके पति के प्रेम का कारण था भक्तिन का परिश्रमी होना, भक्तिन का तेजस्विनी वाहिगुरु तेजस्विनी होना, भक्तिन का अपने पति के प्रति रोम रोम से सच्ची होना। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में भक्तिन विधवा हो गई, 29 वर्ष की आयु में तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यह पंक्ति किसने उच्चरित की है, भक्तिन ने। भक्तिन की कहानी कैसी है, अधूरी है। भक्तिन का गौना 9 वर्ष में हुआ। जिठौत शब्द का अर्थ जेठ का लड़का होता है। भक्तिन की पाक कुशलता के विषय में किसने मौखिक प्रमाण दिया, तो उसके ससुर ने, उसके पितिया ससुर ने, उसके अजिया ससुर ने। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी छोटी आंखों में। लेखिका क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया करती थी, न्याय सूत्र। महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सो जाया करती थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पशुओं के पालतू पशुओं के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो कौन सिकुड़ कर सो जाया करती थी, गोधूली, जो कि बिल्ली थी। भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी कौन अपनी पाक विद्या के लिए अपने परिवार में प्रख्यात है, तो लेखिका। शहर की कौन सी मिठाई भी भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं पा सकी, तो रसगुल्ला। पाठ के अनुसार लेखिका का पालतू जानवर सोना हिरनी थी, बसंत कुत्ता था, गोधुली बिल्ली थी। तीनों नाम याद रखने हैं। किसके भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, युद्ध के भूत ने। भक्तिन ने अपने पास कितने रुपए जोड़ रखे थे, 5 वीसी और 5 रुपए, 105 रुपए। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, झोंसी गांव की, हंडिया गांव में शादी हुई थी। ठीक है, पति की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई, 36 वर्ष। भक्तिन पाठ की विदा की रचना किस विदा की रचना है, तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। शास्त्र का प्रश्न भक्तिन किसकी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी, अपनी सुविधा के अनुसार। भक्तिन के होंठ पतले थे। बैयहूक शब्द का अर्थ, तो भाई की पत्नी। ठीक है, छोटे भाई की पत्नी। अजिया ससुर, पति का दादा। लेखिका के पुकारने पर भक्तिन क्या कहकर उत्तर देती थी, आए। अगले प्रश्न है कथन वाले। भक्तिन के पति ने कभी उसे नहीं मारा पीटा, वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, तो ये दोनों ही सही हैं। भक्तिन का जन्म झुंसी गांव में हुआ था, सही है, मतलब हमने असत्य को ढूंढना है। विवाह के समय भक्तिन 5 वर्ष की थी, ये भी सही है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन था, ये भी सही है। भक्तिन जब 13 वर्ष की थी तब उसका गौना हुआ, तो ये गलत है, क्योंकि 9 वर्ष में गौना हुआ था। इसमें हमने असत्य को ढूंढना है। कवि और कविता के संबंध में भक्तिन का ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक को सबसे प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। ठीक है, भक्तिन कारागार से ऐसे डरती थी जैसे जमलोक से। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में भक्तिन हट करके लेखिका के पीछे पीछे चलती थी, पीछे पीछे नहीं, आगे आगे, तो ये गलत है। ठीक है, हिरनी का नाम क्या था, सोना। कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधुली, लक्ष्मी भक्तिन। ठीक है, आगे है लपसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। लपसी का मतलब क्या है, सफ़ेद महुआ। खिचड़ी, खिचड़ी क्या है, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने। पुए, पुए का क्या है, बाजरे के तिल। दलिया, दलिया किसका है, मकई का। ठीक है, आगे है खोटे सिक्के की टकसाल, कौन थी, भक्तिन। पुरखिन के पद पर विराजमान, भक्तिन की सास। काकभूषणी के समान, उसके जिठौत। ठीक है, चने बाजरे की गुगरी चबाना, वो लड़कियां उसकी, भक्तिन की लड़कियां चबाती थी। तो ये हमारे आरोह भाग 2 के जो इसका गद्यांश भाग है, गद्य खंड है, उसके सभी MCQ हमने कर लिए हैं। अगर मतलब कि
10th क्लास की तरह पेपर बना तो भी इन्हीं में से आ जाएंगे, सीधे सीधे प्रश्न आए तो भी यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो इसको फटाफट से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।